ध्वनि सर्वव्यापक है। प्राचीन शास्त्र ये घोषित करते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मान्यता है कि इससे पहले केवल आत्मा ही रचनात्मक थी और वो स्वयं की अभिव्यक्ति इस मौलिक ध्वनि से करती थी। ये मान्यता है कि ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी। पुरातत्व कल्पना में सृष्टि के 5 तत्वों में ये बसी थी। प्राचीन संस्कृत शब्द नाद ब्रह्म, अनुवाद में ध्वनि ही सृष्टि है। हमारे प्राचीन रहस्यवादी शास्त्रियों ने हमें यही अवधारणा दी है कि हम सारे ही कंपनात्मक जीव हैं। तथ्यात्मक एक भौतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार ब्रह्मांड एक निरंतर कंपनशील गति में प्रवाह कर रहा है। हम ध्वनि सुनते हैं और इसके जरिए प्रकृति की समझ और अर्थ ज्ञात करते हैं। पूर्णतः ध्वनि को समझने के लिए हमें समझना होगा ध्वनि के विज्ञान को। ध्वनि एक तरंग है। ध्वनि उत्पन्न होती है किसी प्रकार के कंपन से। पहले हम समझते हैं कि तरंगे क्या हैं। आपने वो खेल जरूर खेला होगा जिसमें पत्थर तालाब में फेंकते हैं। जब वो पत्थर पानी की सतह को छूता है तो पानी विक्षुब्ध होता है। विक्षोभ उस बिंदु से उत्पन्न होता है जहाँ पत्थर ने पानी को छुआ। दिलचस्प है ये देखना कि कैसे वो विक्षोभ आगे प्रवाह करता है सकेंद्रित घेरों की श्रृंखला में, जिन्हें हम लहरें कहते हैं। विक्षोभ की वो अभिरचना जो किसी माध्यम में प्रवाह करती है उसे तरंग कहा जाता है। 2 प्रकार की तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और रेखांश तरंगे। ध्वनि को प्रवाह करने के लिए माध्यम चाहिए। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तरंग वो विक्षोभ है जो प्रवाह करती है किसी माध्यम में और ऊर्जा को परिवाहित करती है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। माध्यम केवल एक पदार्थ है जिसमें विक्षोभ आगे बढ़ता है। माध्यम के कण अस्थायी रूप से विस्थापित होते हैं और फिर अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। तरंगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए स्लिंकी तरंग एक अच्छा उदाहरण है। स्लिंकी की पहली पिंडी के आगे पीछे के प्रवाह से प्रतीकात्मक विक्षोभ उत्पन्न होता है। पहली पिंडी विक्षुब्ध होकर दूसरी पिंडी को धकेलने और खींचने लगती है। जैसे जैसे विक्षोभ पिंडी दर पिंडी आगे बढ़ता है, ऊर्जा जो पहली पिंडी में समाविष्ट की गई थी इस माध्यम के जरिए आगे परिवाहित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कण से कण के यंत्रवाद से। इसी कारणवश ध्वनि तरंगों को यंत्री तरंगे भी माना जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण विस्थापित होते हैं ऊर्जा प्रवाह की दिशा के लंब में। रेखांश तरंगों में माध्यम के कण विस्थापित होते हैं ऊर्जा प्रवाह की दिशा की समानांतर दिशा में। वायु कणुओं के रेखांश दिशा में विस्थापन से तरंग में वायु के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वायु कण संपीड़ित दशा में होते हैं और दूसरे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां वायु कण फैली हुई अवस्था में होते हैं। इन क्षेत्रों को संपीड़न एवं विरलन कहते हैं क्रमानुसार। चूंकि ध्वनि तरंग में पुनः घटित अभिरचनाएं होती हैं उच्च दबाव और निम्न दबाव क्षेत्रों की जो माध्यम के जरिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इन्हें दाब तरंगें भी कहा जाता है। ध्वनि तरंगों को समझने के लिए 3 व्यावहारिक विशेषताएं हैं: तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तीव्रता। तरंग दैर्ध्य एक अधिकतम संपीड़न बिंदु से अगले अधिकतम संपीड़न बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं। आवृत्ति तरंगों की मात्रा है जो 1 सेकंड में किसी बिंदु से प्रवाह करती है। तीव्रता ध्वनि तरंगों में समाविष्ट ऊर्जा की मात्रा का माप है। प्रकृति की इतनी सारी ध्वनियों को सुनने के बाद क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं? तो आइए पता लगाते हैं कि इनमें अंतर क्या है। आवृत्तियों को सुनने की संवेदना को हम ध्वनि का स्वर कहते हैं। हाई पिच ध्वनि दर्शाती है तीव्र आवृत्ति सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि तरंगों को जो सुनाई देती है तीखे स्वर में। पंछियों की आवाज हाई पिच ध्वनि है। स्त्री स्वर हाई पिच स्वर है। इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। लो पिच ध्वनि दर्शाती है निम्न आवृत्ति लंबी तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि तरंगों को जो सुनाई देती है कर्कश स्वर के रूप में। शेर की दहाड़ लो पिच ध्वनि है। पुरुष की आवाज लो पिच स्वर है। दीनानाथ जॉन पूरा नाम। मनुष्य के कान सक्षम है भिन्न आवृत्तियों की ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए, जिसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इस रेंज को श्रव्य रेंज कहा जाता है।
कोई भी ध्वनि जिसकी आवृत्ति श्रव्य रेंज के नीचे हो उसे अवश्रव्य और श्रव्य रेंज के ऊपर हो तो उसे पराश्रव्य कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है ध्वनि के आयाम पर। ध्वनि का आयाम या कहीं ध्वनि तरंग की ऊंचाई ध्वनि की ऊर्जा की मात्रा का माप है। इसीलिए ध्वनि के आयाम के बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता में बढ़ोतरी होती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की स्केल को डेसिबल स्केल कहते हैं। मनुष्य सक्षम है ध्वनि तरंगों के संसूचन के, जो कि बहुत कम तीव्रता की होती हैं, 10 डेसिबल से लेकर 155 डेसिबल तक की तीव्रता तक। टिम्बर मनोध्वनिकी में कई और नामों से भी जानी जाती है, जैसे ध्वनि गुण या ध्वनि वर्ण। टिम्बर को संगीत का एक आधारभूत तत्व माना जाता है। उदाहरण के लिए टिम्बर वो है जो थोड़े अभ्यास से ही लोग स्पष्ट रूप से जान जाते हैं। सैक्सोफोन और ट्रम्पेट के ध्वनि के अंतर को जो जैज ग्रुप में बज रहे होते हैं, भले ही दोनों वाद्य एक ही सुर में बज रहे हों, एक ही पिच और आयाम के साथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सोमास के पाइथागोरस ने किसी व्यक्ति को तंत्रा वाद्य बजाते हुए देखा और उन्होंने प्रेक्षण किया कि कैसे तारों को खींचकर बजाया जाता है। उन्होंने ध्वनि के कंपन एवं आयाम के साथ ध्वनि की अनुबोधित तीव्रता को जोड़ा। करीब 350 ईसा पूर्व एरिस्टोटल ने प्रेक्षण किया कि कंपन करते तार वास्तव में वायु को धकेल कर बजा रहे हैं। उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि वायु के पदार्थ कण पड़ोसी कण को धकेलते हैं, जो आने वाले को धकेलते हैं। इस निष्कर्ष से एरिस्टोटल ने प्रस्तावित किया कि वायु आवश्यक है माध्यम के रूप में जिसके जरिए ध्वनि प्रवाहित हो पाएगी। 500 ईसा उपरांत ध्वनि की चाल शैली और तरंगों की चाल शैली के बीच संबंध स्थापित किया गया। ये कार्य रोमन तत्वज्ञानी एनिकस मेलेनियस एसबी ने अंजाम दिया। 1600 के दशक में न्यूटन ने ध्वनि के भिन्न माध्यमों के जरिए प्रवाहन का अध्ययन किया। स्वरित्र द्विभुज का आविष्कार 1711 में जॉन शो द्वारा किया गया। इससे ध्वनि के अध्ययन में स्पष्टता आई। 1842 में क्रिश्चियन डॉपलर ने पहली बार डॉपलर प्रभाव को पहचानकर स्थापित किया। सीवी रमन ने संगीत वाद्यों की ध्वनिकी पर काम किया। पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अन्वेषण किया भारतीय ताल वाद्यों में प्राकृतिक समस्वरता का, जैसे तबला एवं मृदंगम। ये एक साधारण अनुभव है कि जब आप कुएं में आवाज लगाते हैं तो आपको कुछ समय बाद अपनी ही आवाज फिर सुनाई देती है। इस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। हर हिल स्टेशन पर एक इको पॉइंट होता है जहां यात्री खींचे चले आते हैं। मनुष्य के कान दो ध्वनियों को अलग अलग ध्वनियों के रूप में सुन सकते हैं अगर वे सेकंड के 10वें भाग के अंतराल में सुनाई दें तो। जब कोई छोटे समय की ध्वनि परावर्तित होकर सेकंड के 10वें भाग के अंतराल में लौटे तो आप उसे मौलिक ध्वनि की गूंज के रूप में सुन सकते हैं। विवरणन के अंतर्गत तरंगों की गति दिशा में बदलाव आता है जब कभी वे अपने पथ में कोई रुकावट या झरोखा अनुभव करते हैं तब। विवरणन की मात्रा या कहीं मुड़ने की तीव्रता बढ़ती है बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्यों के साथ और घटती है घटती हुई तरंग दैर्ध्यों के साथ। ध्वनि के विवरणन को सामान्यता से अनुभव किया जाता है। ध्वनि विवर्णनित होकर दरवाजे या खिड़की से मुड़कर हम तक पहुंचती है, जिससे कि हम पड़ोसी कमरे से आवाजें सुनकर बातचीत कर पाते हैं। अपवर्तन के अंतर्गत तरंगों की गति दिशा में बदलाव आता है जब कभी वे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं। अपवर्तन या कहीं तरंगों का दिशा पथ से मुड़ने के साथ ही तरंगों की गति एवं तरंग दैर्ध्यों में बदलाव भी आता है। उदाहरण के तौर पर ध्वनि तरंगें अपवर्तित होती हैं जब वो पानी पर यात्रा कर रही होती हैं। ध्वनि तरंगें हालांकि माध्यम नहीं बदल रही हैं, परंतु ऐसे माध्यम पर चल रही हैं जिसके गुण बदलते रहते हैं। व्यतिकरण वो घटना है जब दो ध्वनि तरंगें आपस में मिलती हैं। जब दो तरंगें एक ही क्रमावस्था में होती हैं तो वे आपस में मिल जाती हैं और इस प्रसंग को रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। जब दो तरंगें भिन्न क्रमावस्था में होती हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं, इसे विध्वंसात्मक व्यतिकरण कहते हैं। जब दो तरंगें एक दूसरे से अलग होती हैं तो वे मिलकर एक नई तरंग उत्पन्न करती हैं। जो भी वस्तु कंपन करेगी वो ध्वनि उत्पन्न करेगी। किसी भी वस्तु को अगर आप मारें, ठोके, खींचे या किसी तरह विक्षुब्ध करें तो वो कंपन करेगी। अगर आप मीटर स्केल या पेंसिल को फर्श पर गिराएं तो वो कंपन करेगी। अगर आप गिटार का तार खींचे तो वो कंपन करेगा।
जब भी कोई वस्तु कंपित होती है तो वो कंपन करती है किसी विशिष्ट आवृत्ति या किसी श्रेणी की आवृत्तियों पर। वो आवृत्ति या आवृत्तियां जिन पर किसी वस्तु के कंपन करने की प्रवृत्ति हो, जब उसे मारा, ठोका, पीटा, खींचा जाए या किसी तरह विक्षुब्ध किया जाए तो उसे उस वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति कहते हैं। अगर आप दो बिंदुओं के बीच बने तार को खींचे तो वो कंपन करेगा, थोड़ी आवाज करेगा और जल्दी वो आवाज लुप्त हो जाएगी। किंतु अगर आप गिटार के तार को खींचे तो आवाज सुरीली और प्रबल होती है। क्यों? क्योंकि वो तार गिटार के साउंड बॉक्स से बंधा होता है। कंपन करता तार सक्षम है सशक्तता से साउंड बॉक्स को भी कंपन करवाने में उसी प्राकृतिक आवृत्ति पर। साउंड बॉक्स के अंदर के वायु कणों को सशक्तता से कंपन करवाने में सक्षम है उसी तार की प्राकृतिक आवृत्ति पर। ये पूरा यंत्र तार, गिटार, साउंड बॉक्स के वायु कण कंपन करता है और सशक्तता से बाहरी वायु कणों को कंपन करवाता है। ऐसा करने से ध्वनि का आयाम बढ़ता है, यानी ध्वनि तेज होती है और इस प्रभाव को साउंड बॉक्स प्रभाव कहते हैं। किसी वस्तु की प्रवृत्ति कि वो साथ वाली या जुड़ी हुई वस्तु को सशक्त रूप से कंपन करने लगाए तो इसे प्रणोदित कंपन कहते हैं। ये अनुनाद का एक उदाहरण है। इसी कारणवश सैनिकों की टुकड़ियां स्टेप ब्रेक करती हैं जब उन्हें पुलों के ऊपर से जाना होता है। तब मार्च करते सैनिकों के पैरों की थाप के कंपन से प्रणोदित कंपन पैदा हुआ और फलस्वरूप कई पुल गिर पड़े। जैसे ही एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आपके करीब आती है, ध्वनि जो सुनाई देती है वो ऊंचे स्वर की होती है। जब एम्बुलेंस निकट पहुंचती है तब ध्वनि तरंगें संपीड़ित होती जाती हैं। इससे तरंगों की आवृत्ति बढ़ जाती है जो हमें सायरन के ऊंचे स्वर के रूप में सुनाई देती है। किंतु जब एम्बुलेंस हमें पार करके दूर होती जाती है तब ध्वनि तरंगों में फैलाव बढ़ता जाता है। इससे तरंगों की आवृत्ति कम होती जाती है जो हमें सायरन के कम होते स्वर के रूप में सुनाई पड़ती है। ध्वनि की पिच में इस प्रत्यक्ष बदलाव को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि का वेग अटल नहीं है जैसे कि प्रकाश का वेग है, और फिर ध्वनि इतनी तेजी से भी नहीं चलती जितना कि प्रकाश। ध्वनि का वेग सामान्य वायु में 344 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि थोड़े बदलाव के साथ प्रकाश का वेग है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसीलिए जब बिजली चमकती है तो आप बिजली के प्रकाश को पहले देख लेते हैं और फिर कड़कने की आवाज सुनते हैं। प्रकाश आप तक शीघ्र पहुंचता है और ध्वनि की गति धीमी है। ध्वनि का वेग अधिकतम है ठोस पदार्थों में, कम है द्रवों में और सबसे कम है गैसेस में। प्रयोग से पता चला है कि पानी में ध्वनि की गति वायु की तुलना में अधिक है। जब ध्वनि वायु की दिशा में यात्रा कर रही हो तो ध्वनि की प्रेक्षण गति बढ़ जाती है। दूसरी ओर जब ध्वनि वायु की दिशा के विपरीत यात्रा कर रही हो तो ध्वनि की प्रेक्षण गति कम हो जाती है। तापमान में उछाल से ध्वनि वेग में बढ़ोतरी होती है। रात के समय वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है जिससे ध्वनि की गति तेज हो जाती है। ध्वनि अधिक स्पष्ट सुनाई देती है शांत धुंधली रात में। माध्यम नहीं तो ध्वनि नहीं। क्या हो अगर ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा कर पाए, यानी अगर निर्वात में प्रवाह कर पाए तो? ये एक आश्चर्यजनक और कल्पनाक्षम रहित विचार है, क्योंकि अंतरिक्ष में इतना कोलाहल, इतनी हलचल होती है कि अगर ध्वनि अंतरिक्ष में उत्पन्न हो पाती तो संपूर्ण जीवों के लिए असह्य साबित होती। इतना तीव्र शोर और कोलाहल सभी जीव जंतुओं को बहरा कर देता। आश्चर्यजनक है ना? और कल्पनाक्षम रहित भी, क्योंकि इतने शोरगुल के बीच मनुष्य स्वर को संचारित करना भी असंभव हो जाता। शायद हमारी श्रवणात्मक इंद्रिय विकसित ही नहीं होती, और फिर बोलने का क्या फायदा अगर हम सुन ही न पाएं? ध्वनि को माध्यम आवश्यक है प्रवाह के लिए, नहीं तो हम सारे ही गूंगे और बहरे होते। अगर आप जमीन पर खड़े हैं और सुपरसोनिक वायुयान आकाश से गुजरे कुछ देरी के विलंब के बाद आपको सुनाई देगा एक धमाका, सोनिक धमाका। क्या है ये? जब ध्वनि का स्रोत ध्वनि के वेग से तेज या ध्वनि के वेग के बराबर तेजी से यात्रा कर रहा हो, तब वो स्रोत आगे होगा उस ध्वनि से जो वो उत्पन्न कर रहा है। ये चित्र दर्शाते हैं समय के वो कुछ पल जिसमें ये तरंग कुंज बने उन वायुयानों द्वारा जो ध्वनि के वेग से तेज यात्रा कर रहे थे। ऐसी घटना को कहा जाता है शॉक वेव। तो ठीक है, ये थी ध्वनि आपके लिए इस अंक में। दूसरा अंक जरूर देखिए। चाओ।
नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में ध्वनि एवं श्रवण दीर्घा ध्वनि के भिन्न पहलुओं का प्रदर्शन है। आइए समझिए और आनंद लीजिए ध्वनि की विज्ञान का नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में।